हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एसएफएम। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। चैप्टर का बहुत बड़ा सारा नाम है, बहुत बड़ा सारा नाम है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हम इसे रिस्की प्रपोजल ही कहेंगे, अभी से लेकर के लास्ट तक हमेशा रिस्की प्रपोजल कहेंगे। एंड ये चैप्टर क्या है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, उन सारी चीजों पे आज की पहली क्लास में ज्यादातर बातें हो रही होंगी। आज की क्लास में कुछ बेसिक्स पे भी काम होगा, जो कि हो सकता है कि डायरेक्टली बहुत ज्यादा काम नहीं है इस चैप्टर में, बट आगे पोर्टफोलियो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें वो सारे बेसिक्स जरूर काम आएंगे। तो यस, देयर इज अ लॉट टू लर्न। आज कुछ बेसिक फाउंडेशनल काम होगा एंड मजा आएगा। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक टू यू। टॉपिक का नाम तो आपने पढ़ ही लिया, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके लास्ट के दो वर्ड थोड़े से एक्साइटिंग लगने चाहिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसका मतलब सही है, आप सही समझ रहे हैं। जो इतनी सारी क्लासेस करके आप कैपिटल बजटिंग को फिनिश किए हो और ये सोचो कि कैपिटल बजटिंग फाइनली फिनिश्ड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनली फिनिश्ड, लो जी इसका पार्ट टू आ गया। इसके पार्ट टू की आज शुरुआत हो रही है। हम कैपिटल बजटिंग को डेफिनेटली एक अच्छे खासे लेवल तक पढ़े अभी तक, लेकिन हमने स्टैटिस्टिकल इन लेवल पे कह सकते हैं कैपिटल बजटिंग को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। हमने बहुत ज्यादा डेटा जो है, कैश फ्लोज लिया, पीवी किया, एनपीवी किया, आईआरआर किया, वो सब किया, लेकिन जहां तक बात है अबाउट कैलकुलेशंस ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट और कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ये सब चीजों की कैलकुलेशंस हमने एक्चुअल में की नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसी कैपिटल बजटिंग को और थोड़ा एक्सटेंडेड अवतार में आपके सामने प्रेजेंट करेगा। जो लोग 2022 सिलेबस में सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम देकर के आए हैं उनको ये एकदम मिलता जुलता लगेगा, क्योंकि आपका पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो था उसमें ये सारे टॉपिक्स थे और थोड़ा बहुत एफएम में भी था, तो थोड़ा मिक्स करके पेपर नंबर 11 12 से कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली एनीबडी हु हैज डन इंटरमीडिएट इन 2022 सिलेबस, उनके लिए तो बहुत सिंपल है। 2016 सिलेबस के लिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे कुछ नया पढ़ने वाले हैं। मैं यही अज्यूम करूंगा कि आपने इन सब चीजों को पहले कभी पढ़ा नहीं है, सो इट इज गोइंग टू बी अ फ्रेश न्यू टॉपिक। हमेशा की तरह कॉपी पेन निकाल लीजिए, हम लोग एक एक करके आज कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं एंड बढ़िया से नोट्स मेंटेन करेंगे, सो दैट हम जब सवाल बनाने जाएं तो फिर सवाल बनाने में हमको कोई हिचक ना हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉपी निकाल लो, कॉपी में अपने नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में ज्यादातर नोट्स बनेंगे, कुछ सवाल हम करेंगे बट ज्यादातर नोट्स बनेंगे। तो आ जाओ प्लीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हियर वी गो। चैप्टर का नाम रिस्की प्रपोजल दे दो। रिस्की प्रपोजल्स, क्लास नंबर 1। चलो, डन। सीधा जो अपने हमेशा करते हैं, है ना, नो बकवास, सीधे पॉइंट पे आते हैं। लिखिए आप कॉन्सेप्ट नंबर 1। स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स। सर क्या स्टैटिस्टिक्स, आप क्या कह रहे हो, बेसिक्स मतलब क्या कह रहे हो, थोड़ा समझाओगे। एकदम समझा रहा हूं। देखो, आपको सभी को पता है स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जहां पे आप डेटा को एनालाइज करते हो और एनालाइज करने के लिए ऑब्वियसली उसको अलग अलग तरह से हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है। इंटरप्रिटेशन हम आमतौर पे रिटर्न लेवल की करते हैं फाइनेंस में और रिस्क लेवल की करते हैं, जिसके लिए स्टैटिस्टिक्स में दो चैप्टर जो हमारी बहुत मदद करते हैं। पहला चैप्टर है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी अगर आपने पुराना याद आ रहा है थोड़ा बहुत भी स्टैटिस्टिक्स, तो वहां पे हम मीन वगैरह कैलकुलेट करते थे। जो ये मीन की कैलकुलेशंस होती है, ये हमारे लिए रिटर्न के मेजर्स को एक तरह से बोल सकता हूं स्पेसिफाई करने में मदद करता है। एंड फिर एक चैप्टर था डिस्पर्जन बोल करके, जो कि हमें रिस्क का एक अंदाजा देता है। रिस्क बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस, उसका अंदाजा देता है डिस्पर्जन चैप्टर।
तो देखा जाए तो हम स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ेंगे, बट विथ रिफाइंड नेम्स। अब फाइनेंस के हिसाब से हम उसे बोलेंगे रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। तो वो कैसे हो सकेगी उसी के ऊपर अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, विच इज स्टैटिस्टिक्स बेसिक्स। आइए शुरुआत करते हैं। लिखिए आप पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। We are frequently required. We are frequently required to evaluate alternatives as per risk reward ratio. To do so, we need to learn to calculate the following. हमें कुछ कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी अगर हमें रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस करनी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना है, तो हमें कुछ आना चाहिए कैलकुलेट करना। वो क्या होगा वही लिखने जा रहे हैं। पहला, मेजर्स ऑफ रिटर्न या फिर रिवॉर्ड। मेजर्स ऑफ रिटर्न या फिर रिवॉर्ड इसमें आएगा एरिथमेटिक मीन विच इज बेसिक मीन। weighted average which is weighted mean, and expected value। क्या होता है समझ में आ जाएगा। हमें रिटर्न या रिवॉर्ड के लिए ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। नंबर 1 होता है एरिथमेटिक मीन, नंबर 2 वेटेड एवरेज, नंबर 3 होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। कैसे कैलकुलेट होगा सारा खुल करके लिखा जाएगा, बट एज ऑफ नाउ अपने सिर्फ इतनी सी बात लिख रहे हैं। इसी तरह रिस्क जो होती है उसके भी कुछ मेजर्स हैं जो हमें सीखने हैं। एक हो गया वेरिएंस, एक हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। एक हो गया वेरिएंस, एक हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। और अगर हमको दोनों को साथ में एनालाइज करना हो तो there is a measure known as coefficient of variation। coefficient of variation CV। हम इसी के साथ शुरू कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक है विच इज एरिथमेटिक मीन। स्लो स्लो जाएंगे ताकि हम लोगों को हड़बड़ नहीं लगे, इजी लगे, सब सिंपल लगे। वी आर गोइंग विथ एरिथमेटिक मीन। फॉर्मूला लिखिए पहले। इसको आप सिर्फ मीन लिखें या फिर जो भी डेटा सेट आप ले रहे हैं उसके ऊपर अगर एक बार लिखेंगे तो वो मीन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब आपके दिमाग में आएगा डेटा सेट क्या होता है ये बताइए, तो भाई डेटा सेट बताता हूं मैं।
मान लो हम मैच वाइज स्कोर लिख रहे हैं, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है मान लेते हैं, ठीक है, क्रिकेट की बात कर रहा हूं, जिनको क्रिकेट नहीं पसंद जाने दो, मतलब ऐसे ही सुन लो सिर्फ। मान लो मैचेस बाय मैचेस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के हम स्कोर्स लिख रहे हैं, ठीक है। मान लो ओडीआई मैचेस चल रहे हैं, इंडिया ने एक मैच में स्कोर किया 260, ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किया 262, जीत गया ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली। एक मैच में इंडिया ने स्कोर किया 320, ऑस्ट्रेलिया स्कोर 300। एक में स्कोर किया इंडिया ने मान लो 5 ज्यादा हो जाएगा, 500 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 225, ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड मान लो 220, ठीक है। सो ये है अपने पास में स्कोर्स एज पर डिफरेंट डिफरेंट मैचेस प्लेड बाय दीज टू टीम्स। तो ये दोनों ना डेटा सेट है अपना, ये दोनों ही डेटा सेट है अपना। तो इसमें से एक डेटा सेट को हम बोल देंगे एक्स आई, यानी कि एक्स डेटा सेट है और आई रिजेंबल करता है इंटीजर, यानी जितनी वैल्यूज उसको हम उस तरह से नाम दे सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे 260 की, तो इसको हम x1 बोलेंगे। 320 की बात करें तो x2 बोलेंगे। 225 की बात करें तो x3 बोलेंगे, एंड सो ऑन, जितने भी नंबर ऑफ मैचेस होंगे उसके लिए हम अपना डेटा सेट यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। एंड दिस डेटा सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फैमिली हेड नोन एज xi। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का भी डेटा सेट है, तो ऑस्ट्रेलिया को डेटा सेट हम कहेंगे वाई आई। आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर हियर, तो यहाँ पे ये डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। एंड 262 यहाँ जो है ये हमारा y का पहला इंफॉर्मेशन, तो दिस इज y1, दिस इज y का दूसरा इंफॉर्मेशन तो y2, दिस इज y का तीसरा इंफॉर्मेशन, एंड सो ऑन, ये भी yn तक जा सकता है। क्लियर? तो हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एज x मीन, और ये कैलकुलेट कैसे होगा देख लेते हैं। फॉर्मूला लिखिए, समेशन ऑफ xi बाई n, समेशन ऑफ xi बाई n। लिखिए आप, am should be used when no weights or probability is given। अगर सवाल में वेट्स और प्रोबेबिलिटी ना दिया हुआ रहे तो एम को यूज किया जा सकता है। एम इज सिंपल मीन जो हम कैलकुलेशन करते थे, अब इसे चालू भाषा में एवरेज भी कहते हैं। तो आपको कोई भी चीज की एवरेज करनी आनी चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, चलो अपने पास में दो डेटा सेट है, पीरियड 1 2 3 4, डेटा सेट है एक्स आई एंड वाई आई। हमें इनका मीन कैलकुलेट करना है, यानी कि इनका एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, एवरेज करना है। क्या हम कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। प्लीज सॉल्यूशन लिखिए। अब नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि हम लोग को ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। अगर हम एक्स मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो समेशन ऑफ एक्स आई, यानी एक्स की जितनी भी वैल्यूज है उन सब का टोटल करना चाहिए और फिर डिवाइड करना चाहिए बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4 एंड टोटल तो हम कर ही लेंगे। तो आई थिंक इट इज फेयरली इजी टू कैलकुलेट। आओ जी लिखते हैं एक्स मीन। एक्स मीन होगा 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 4। हमने यहां
जितने भी x की इंफॉर्मेशन थी उन सबको टोटल किया है, सो इट इज समेशन ऑफ xi, तो उसको डिवाइड किया बाई n सो दैट वी गेट x मीन। सो ये कितना आ रहा है 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 4, 35। Similarly, y mean will be 22 plus 24 plus 26 plus 28 divided by 4, ये आना चाहिए 25। चेक कर लीजिए प्लीज, ये आना चाहिए 25। ठीक है, तो ये था अपने लिए एरिथमेटिक मीन, एकदम सिंपल सा छोटू सा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी ऐसा खास है ही नहीं, ये बेसिक्स है स्टैटिस्टिक्स के। इस चैप्टर में काम लगेंगे, इस चैप्टर में नहीं लगे ज्यादा काम तो फिर पोर्टफोलियो में भी लगेंगे। सो वी आर बिल्डिंग दोस कॉन्सेप्ट्स हियर। डन, डन बच्चा, डन, लिख लिया। चलो थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट इज वेटेड एवरेज। थर्ड नंबर पॉइंट इज वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज को भी ना ऐसे हम लोग लिखते कैसे हैं, लिखते एक्स मीन ही है, इन सारी चीजों को मीन ही लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कोई नई वैल्यू लिखेंगे हम। ठीक है, सो यहां पे हम लिख रहे हैं इसका फॉर्मूला, रिप्रेजेंट ये एक्स मीन से ही होगा, बट फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला विल बी समेशन ऑफ WI XI। WI क्या है, WI इज वेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग XI। जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा डेटा सेट में उसका क्या वेट है, ये वो है। लिखते हैं एक एग्जाम्पल, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये वही चीज है यार जो आपने पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट लेवल में, वहां पे भी आप वेटेड एवरेज ही करते थे और अनजाने में यही वाला फॉर्मूला लगाते थे, नथिंग न्यू। इक्विटी शेयर कैपिटल है, मान लो हमारे पास 10 लाख रुपीस का और उसका कॉस्ट है 10%, 15% ले लेते हैं। देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसका अमाउंट है 5 लाख रुपीस एंड वो है 10% कॉस्ट पे। देन वी ऑल्सो हैव डिबेंचर्स जो कि अनदर 5 लाख रुपीस है और उसका कॉस्ट है 8%। इसका सॉल्यूशन बनेगा कैसे, बहुत सिंपल है। हम एक तरफ लिखेंगे सोर्स जो कि हो गया ESC PSC और तीसरा हो गया डिबेंचर के लिए डेब या डेट लिख लो आप। फिर इसकी वैल्यू लिख रहे हैं हम, वैल्यू हो गया 10 लैक्स, 5 लैक्स, 5 लैक्स, टोटल हो गया 20 लैक्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेट। वेट जरूरी नहीं है कि दिया हुआ ही रहे, आपको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। तो वेट के लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर फील्ड की डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू।
तो इसका वेट आ रहा है 0.50 यानी कि 50%। दूसरे वाले के केस में इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू, सो हमेशा अपनी वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू। इसका वेट आ रहा है 0.25 और लास्ट वाले का भी सिमिलर वे में आएगा 0.25। इसके बाद हमने लिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि है 15, 10 एंड 8 पहले से कैलकुलेटेड है। तो अब हम यहाँ पे WIKI का कॉलम ऐड कर रहे हैं। WIKI का मतलब ये हो गया कि हम अपने वेट और अपने कॉस्ट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बिकम 7.5%, this will become 2.5% and this will become 2% if I am not wrong. कर लीजिए बाबा, खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, क्या मालूम चलता है। ये आ गया 12%, so that happens to be your cost of capital। और इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कहते थे, अब उसका भी आपको एक और वैलिडेशन मिल गया। किसको वेटेड एवरेज क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ जो एप्लीकेशन हो रहा है वो हो क्या रहा है, द एवरेज इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय टेकिंग WIKI और फिर हमने उसका समेशन किया है। तो ये कौन सा पैतरा है, किस में यूज होता है, क्या ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, नहीं। अरिथमेटिक मीन तो होता है समेशन ऑफ xi बाई n, यानी वहां xi की जितनी भी वैल्यू होती है उन सबको हम टोटल करते हैं, टोटल करके डिवाइड करते हैं बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे भी सेम ही काम हो रहा है, बस यहाँ पे आप वेट्स कैलकुलेट पहले कर ले रहे हो तो फिर डिवाइड बाई n करने की नौबत नहीं है। सो यू आर टेकिंग वेट्स मल्टीप्लाइंग इट विद द डेटा वैल्यू और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसका टोटल कर दे रहे हो। क्लियर? सो यू आर इफेक्टिवली डूइंग द सेम थिंग। आपने WIKI करने के बाद इसका टोटल लगा दिया, सो आपने समेशन कर दिया ऑफ द कॉलम ऑफ WIKI। तो ये है अपने लिए वेटेड एवरेज का ज्ञान। वेटेड एवरेज क्या होता है अब समझ में आ गया आपको। डन। पॉइंट नंबर 4, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का नोटेशन कुछ अलग हो सकता है, आप चाहे तो इसको भी एक्स मीन लिख सकते हैं, बट अगर आप चाहे तो इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। वो क्या होता है मैं समझा रहा हूं। लिखिए आप फॉर्मूला, आप EX लिख सकते हैं या फिर एक्स मीन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर में, ठीक है। EX ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डेटा सेट X। ये होगा समेशन ऑफ PIXI। सो ये तो देखा देखा लग रहा, अभी तो आपने वेटेड एवरेज कराया, वैसे ही तो था। सही बात है, ऊपर जो आपने वेटेड एवरेज किया था वहां पे आप प्रोबेबिलिटी से डील नहीं करते, यू आर डीलिंग विथ वेट्स। यहां प्रोबेबिलिटी से डील करोगे, यही दोनों में खासा खासा डिफरेंस है, ठीक है। लिखिए आप एक्सपेक्टेड वैल्यू and weighted average are similar. Expected value and weighted average are similar. Weighted average uses historical weights while expected value uses futuristic probabilities. That's the key difference. दोनों सिमिलर है, एकदम सही बात है, मैं मानता हूं, पर फिर भी एक डिफरेंस तो है। और वो डिफरेंस ये है कि जो हमारा वेटेड एवरेज है वो आमतौर पे वेट्स यूज करता है जो कि हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, यानी ऑलरेडी ऐसे इवेंट्स की वजह से अराइज हुआ है जो हो चुका है।
पर जब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो आने वाले इवेंट्स का एक अंदाजा है, तो ऑब्वियसली उसे हम प्रोबेबिलिटी इसी वजह से कहते हैं। जाहिर सी बात है, इस पे भी हम एक एग्जांपल करना चाहेंगे। कैलकुलेट expected gain from an upcoming IPO। मान लो कोई आईपीओ आने वाला है, तो उसमें आपको कितना गेन आएगा वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं या फिर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मान लो बहुत ही पॉपुलर कोई आईपीओ है, तो या तो वो अलॉट होगा आपको या तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ में कंपनी अपना शेयर्स लेकर के आ रहा है बाजार में पहली बार, बहुत क्रेजी एकदम सब लोग हो रखे हैं, तो सब लोगों ने ओवर सब्सक्राइब कर दिया, 50-100 गुना सब्सक्राइब हो गया। तो ऐसे में कंपनी अब दे तो किसे दे, तो प्रो रेटा बेसिस पे डिसाइड होगा भाई किसको देना है, कितना देना है। तो ऐसे में अलॉटमेंट आने का क्या चांस है, कमी होता है, पर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी असाइन कर दे रहा हूं। मान लो देयर इज अ probability that you will get the IPO, और वो प्रोबेबिलिटी है सिर्फ 2%, एंड 98% प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं, आईपीओ हाथ ही नहीं आएगा। क्लियर? एक्सपेक्टेड गेन्स एट लिस्टिंग, जब ये आईपीओ लिस्ट होगा तो उस समय कितना गेन आने वाला है। मान लो अपने को गेन मिलेगा 10,000 रुपीज का, आईपीओ खुलते ही 10,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। ऑब्वियसली दैट मेक्स दिस एंटायर डील वेरी क्रेजी। वही किसी को भी अगर आ गया तो सीधा 10,000 का लॉटरी है। तो सही मायने में ये आपके लिए कितने रुपए की अपॉर्चुनिटी, ये आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, आ जाओ कर लेते हैं। सॉल्यूशन, हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ना, तो आओ पहला कॉलम बना लेते हैं अलॉटमेंट। एक टीवी लिख सकते हैं ना, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर हमको अलॉटमेंट आई तो हमको 10,000 रुपए का फायदा होगा, पर अगर नहीं आई तो नुकसान कुछ नहीं होगा। ये बात तो तय है, आईपीओ में पैसा लगाया, पैसा ब्लॉक हुआ, अगर आईपीओ नहीं आया पैसा वापस मिल जाएगा, तो नुकसान तो कम से कम कुछ है ही नहीं। फिर इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा, इस गेन को ना मैं एक्स आई रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस एज एक्स आई। प्रोबेबिलिटी इसका क्या है? 2% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। आप इस प्रोबेबिलिटी को चाहे तो 0.02 भी लिख सकते हैं, दैट इज अप टू यू। एंड इसका प्रोबेबिलिटी है 98%, आप इसे चाहे तो 0.98 भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे पी आई एक्स आई, जैसे वेटेड एवरेज कैलकुलेट होता है सेम वही चीज है, बस प्रोबेबिलिटी के साथ हो रहा है। तो इसका रिजल्ट आएगा 10,000 इंटू 2%, सो दैट इज 200 रुपीज। इसका रिजल्ट आएगा 0, तो हमारा एक्सपेक्टेड गेन फ्रॉम आईपीओ इज 200 रुपीज। क्योंकि ये फिगर स्टिल पॉजिटिव तो है कम से कम, इसीलिए लोग हर बार आईपीओ में पैसे लगाना चाहते हैं, बिकॉज आमतौर पे ये थोड़ा आपका पॉजिटिव चांस ज्यादा है इसमें पैसा आने का। भले ही वो पैसा एक्सपेक्टेड टर्म्स में बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे 200 रुपीज इज नॉट अ लॉट, बट फिर भी लोग लगाते हैं। करेक्ट? यही एग्जांपल थोड़ा ट्रिकी हो सकता है अगर मैं लिस्टिंग गेन्स के जगह लिस्टिंग लॉसेस भी इंक्लूड कर दूं तो। एंड यही यही रीजन है जो एक्सप्लेन करता है कि कुछ आईपीओ बम्पर चलते हैं और कुछ आईपीओ नहीं चलते हैं, क्योंकि लोगों का प्रोबेबिलिटी असाइंड है टू व्हाट गेन दे कुड गेट।
अगर उनको लगता है प्रोबेबिलिटी है कि हमको गेन ही मिलेगा तो फिर उस केस में सब लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं। बट अगर ऐसा लगता है कि खुल नीचे भी खुल सकता है तो लोग समझते हैं और इवेलुएट करते हैं कि भाई हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगा। इफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इन नेगेटिव, जाहिर सी बात है यू विल नॉट अप्लाई फॉर दैट आईपीओ। यहां पे तो खैर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया कि आईपीओ में पैसे लगाओ, कल को आ गया तो लॉटरी है, नहीं आया तो कुछ जाता थोड़ी ना अपने जेब से। डन, बहुत बढ़िया। सो इसी के साथ ना हमने यहाँ पे रिटर्न का कैलकुलेशन सारा सीख लिया। आप देख सकते हैं वी हैव डन एरिथमेटिक मीन, वी हैव डन वेटेड एवरेज मीन एंड वी हैव डन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, नाउ हियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, प्लीज सबके लिए है, सबके लिए। अभी तक क्लास में लगभग 30 मिनट्स हो चुका है। 30 मिनट्स में मैंने बहुत बढ़िया से आपको अभी तक नोट्स लिखा है कि रिटर्न का कैलकुलेशन कैसे होता है। बट प्लीज एक बात आप ध्यान रखना कि जब आपका एग्जाम आएगा और एग्जाम टाइम पे आप रिविजन करोगे, देयर इज अ ग्रेट 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 चांस कि आपको बाकी सारा चीज पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। द ओनली थिंग दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू लुक एट वुड बी द फॉर्मूलाज। इसके अलावा आपको और कोई चीज देखनी नहीं पड़ेगी। सो मेरा एक हिदायत है, मेरा एक आपके लिए क्या कह सकते हैं, एक रिकमेंडेशन है कि आप सिर्फ जो फॉर्मूले है ना उनको बॉक्स या फिर कोई एक स्पेशल मेंशन दे दो, रेड पेन से हो सकता है तो उसको एक बार एक स्पेशल मेंशन दे दो, ताकि एग्जाम में आप सिर्फ उसी पे नजर जाए आपकी, आप और किसी चीज को देखो भी ना। बाकी चीजें जो मैंने लिखाई है ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर एग्जाम के एकदम एक दिन दो दिन पहले ना आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए नहीं बैठे हो, आप उस समय बैठे हो मैक्सिमम स्पीड में अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को फटाफट देखने का। उस समय कुछ चुनिंदा चीजें ही आपके काम आएंगी, तो उन चुनिंदा चीजों को नोट्स में पहले से मार्क करते हुए चलो। ये सेम चीज कैपिटल बजटिंग पे भी लागू होता है। वहां पे तो यार हमने इतना ज्यादा ज्ञानबाजी लिखा भी नहीं है, वहां तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ सवाल बनाया, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ सवाल बनाया। यहाँ पे थोड़ा स्टैटिस्टिक्स ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करना है। जैसे कि अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को डेफिनेटली नोट करूंगा या फिर हाईलाइट करूंगा, ये वाला फॉर्मूला मैं एग्जाम से पहले इसको देखना चाहूंगा। करेक्ट, फिर मुझे ये भी देखना है फॉर्मूला, ये है वेटेड एवरेज का, और मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी फॉर्मूला देख के जाऊंगा। बस 3 फॉर्मूले देखने से मेरा काम हो जाता है। डन क्या दोस्तों, डन, बढ़िया। आओ जी, पॉइंट नंबर 5 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 5, broad understanding of dispersion। अब यहां मैं एक बहुत मैक्रो टॉपिक उठा रहा हूं, बहुत गजब से समझाऊंगा कि डिस्पर्जन होता क्या है, कैसे वो हमें किसी भी चीज का रिस्क का एक अंदाजा दे देता है, एंड हाउ वी कैन मेक बेटर डिसीजंस और वी कैन टेक बेटर डिसीजंस अगर हम डिस्पर्जन को अपनी एनालिसिस में इंक्लूड करें। जितना भी मैं समझाने वाला हूं, क्या ये स्टॉक मार्केट के लिए रेलिवेंट है? 100% रेलिवेंट है। ये स्टॉक मार्केट में एज इट इज यूज किया जा सकता है। कैसे, मैं वो भी एप्लीकेशन आपको सिखा दूंगा। बट एज ऑफ नाउ जो मैं बातें बोलने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन एकदम 100 से भी ज्यादा ट्यून कर लो, क्योंकि जो मैं बोलूंगा सब काम आएगा आपके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब मैं ना क्रिकेट का एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैं आपको कोई फैन फाइट में मैं पिसना नहीं चाहता कि भैया मैं किसी का नाम ले लूं और फिर आप बोलो अरे या हम तो इसके फैन हैं, आपने इसका नाम कैसे ले लिया। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बस 2 प्लेयर्स का नाम ले रहा हूं यहाँ पे, ए और बी। ठीक है, आप इसे इमेजिन कीजिए अपने बढ़िया प्लेयर्स के ऊपर में। ठीक है, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपके सामने रखूंगा। आप खुद बोलना कि आप कौन से प्लेयर को लेकर के अपनी ड्रीम टीम बनाना चाहोगे। ठीक है, तो वो ड्रीम टीम कैसे बनेगी आपकी, उसमें कौन से प्लेयर को इंक्लूड करोगे, उसके ऊपर में चर्चा है। ठीक है, चलो लिखने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ समझना, मैं अभी नोट्स नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है, मैं ये सब मिटाऊंगा जो भी अभी आपको समझा रहा हूं। चलो 2 प्लेयर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं,
एक प्लेयर है ए, एक प्लेयर है बी, ठीक है। दोनों की जो एवरेज है, दोनों बैट्समैन है, दोनों की जो एवरेज है वो है 50 and 50। दोनों की एवरेज है 50 and 50। तो एवरेज के सेंस में दोनों एक बराबर प्लेयर्स हैं। और ये एवरेज हमने लास्ट 5 मैचेस की निकाली है, बहुत ज्यादा पुराना ऐसा एवरेज नहीं लिया है, लास्ट 5 मैच का। और उन मैचेस में किसने कितना स्कोर किया ये डेटा भी हमारे पास है। प्लेयर ए ने सारे मैचेस में, आई नो मैं थोड़ा गंदा एग्जांपल लेने जा रहा हूं, पर स्कोर किया है 48, 52, 50, 46, 54। मुझे पता आप बोलेंगे ये इतना क्लोज टू स्कोर कैसे हो सकता है। एक बार मान लो ना बाबा, एक बार मान लो कि अपना जो प्लेयर ए है उसका एवरेज है 50 का, एंड उसके जो स्कोर्स हैं इन द लास्ट 5 मैचेस वो कुछ इस प्रकार है। जाहिर सी बात है आप इसे वैलिडेट करना चाहोगे, आप बोलेगे हाँ अब तो हमें एवरेज कैलकुलेट करना आता है तो हम करना चाहेंगे इसको कैलकुलेट। कर लो। यहां पे क्या अप्लाई होगा, एरिथमेटिक मीन अप्लाई होगा, वेटेड एवरेज होगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। जवाब मेरे ख्याल से आपके पास में है। वी डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ वेट्स, वी डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो क्लियरली वेटेड एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू यहां पे यूज नहीं हो सकता। तो यहां यूज होगा एरिथमेटिक मीन। For that, you can do the total of all the observations and divide it by total number of observations, जो कि है 5। तो देख लेते हैं कैसे होगा। 48 plus 52 plus 50 plus 46 plus 54, 250 divided by 5। एकदम सही है, हमारा एवरेज 50 का सही सही दिया हुआ है। जो दूसरा प्लेयर है उसने मैच 1 में मारा 100, मैच 2 में 0, मैच 3 में 50, मैच 4 में 0 एंड मैच 5 में वापस 100। ठीक है। सो प्लेयर 2 थोड़ा सा अलग प्लेयर है, या आता है बड़े रन मारता है या फिर एकदम नहीं मारता, ठीक ठाक खेलता है, एवरेज खेलता है। तो 100 है, 0 है, 50 है, 0 है, 100 है। अगेन इसकी भी अगर आप एवरेज करना चाहे तो एरिथमेटिक मीन करके देख लीजिए, यू विल गेट द सेम फिगर्स, 250 डिवाइडेड बाई 5 एंड द एवरेज विल बी 50। नाउ माय क्वेश्चन इज, ऑब्वियसली आप ये लिख नहीं रहे हो, आप सिर्फ समझ रहे हो। माय क्वेश्चन इज कि इन दोनों में से आप कौन से प्लेयर को रिलायबल का टैग देंगे, कौन से प्लेयर को आप रिलायबल का टैग देंगे, यानी ये कंसिस्टेंट बैट्समैन है, आप अपनी ड्रीम टीम में लेंगे तो आपको ऐसा थोड़ा कम रिस्क होगा। रिस्क तो दोनों जगह है। देखो हम जो भी एनालिसिस करें वो हिस्टोरिकल नेचर का है, तो हिस्टोरिकल डेटा को हम ऑब्जर्व करके फ्यूचर के ऊपर प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। पूरा संसार ऐसे ही चलता है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, सो वी आर गोइंग टू डू दैट। तो रिस्क तो है ही, क्योंकि फ्यूचर आप कोई भी जानता नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा ये अगर पता कर सकते हैं कौन ज्यादा रिलायबल डेटा है, तो टेल मी दैट। मेरे ख्याल से आपके पास आंसर है ऑलरेडी। आप कहेंगे सर पहला वाला जो बैट्समैन है, बैट्समैन नंबर ए, वो ज्यादा रिलायबल है, बैट्समैन नंबर बी जो है वो कम रिलायबल है। और ये आप अपनी बेसिक क्रिकेटिंग नॉलेज से बता सकते हो मुझे कि सर बी नंबर का कोई भरोसा नहीं है ना, आके रन मारता है तो बढ़िया रन मारता है, 100 भी मार देता है, 100 मारता है, लेकिन कभी कभी स्कोर नहीं भी करता है। तो ऐसे में वो रिलायबल बैट्समैन नहीं है, डक वक पे आउट हो जाता है, 0 पे आउट हो जाता है। तो हम रिलायबिलिटी के टर्म्स में हम ए के साथ ही जाना चाहेंगे, ए इज मच मोर रिलायबल। अब ये चीज ऑब्वियसली आपने एनालाइज कैसे किया, बाय लुकिंग एट ओनली द वैल्यूज हियर। बट स्टैटिस्टिक्स इसके बियॉन्ड कई चीजें आपके लिए परोसा है, बहुत सारी चीजें समझाना चाहता है आपको। अनफॉर्चुनेटली हमारे को जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया गया तो इस नजरिए से पढ़ाया नहीं गया, तो हमको पता नहीं कि अरे ये वाला एनालिसिस है क्या। हम इस चीज को प्रूव करेंगे थ्रू डिस्पर्जन, और वो डिस्पर्जन के लिए हम बनाएंगे स्कैटर प्लॉट्स। और हम कहेंगे स्कैटर प्लॉट क्या होता है, तो देखते जाओ, आपके लिए हड़बड़ नहीं है। आई विल बिल्ड एन एग्जांपल जिससे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, आओ जी। मैं स्कैटर प्लॉट बना के दिखाऊंगा आपको, आपको नहीं बनाना, आप सिर्फ देखते जाओ। ठीक है, हमारे पास 2 बैट्समैन है ना, इनके ग्राफ्स बना रहे हैं। नोटिस करना,
ये है हमारा बैट्समैन ए का रन्स, यहां पे ए के रन्स आ रहे हैं, बैट्समैन ए और उसके रन्स, यहां आ रहा है बैट्समैन बी और उसके रन्स। अगर दोनों के स्कोर्स को हम प्रेडिक्ट करें, प्रेडिक्ट क्या करना है, प्लॉट करना है, तो करा जा सकता है। हमारे पास 5 मैचेस हैं, तो ये 5 मैचेस की प्लॉटिंग है। ये है मैच 1, ये है मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5। ये भी है मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5। मान लेते हैं दोनों की जो एवरेज है वो 50 से होके जाती है ना, तो मैंने दोनों को 50 की एक एवरेज दे दी। ये दोनों के लिए इनकी एवरेज है, दोनों की एवरेज है 50। अब अगर हम प्लॉटिंग करने जाएं फॉर बैट्समैन ए, तो मैच 1 में इसने मारे 48 रन्स, मैच बी में मारे इसने 52 रन्स, फिर मैच 3 में एग्जैक्ट 50 ही स्कोर किया, मैच 4 में 46 बनाया एंड मैच 5 में 54 बनाया। ठीक है, ये हो गया प्लॉटिंग फॉर बैट्समैन ए। बैट्समैन बी के लिए इसने पहले मैच में मारा 100 रन्स, 50 यहां है तो 100 बहुत ऊपर होगा, ये लगभग यहां। फिर आया मैच 2, मैच 2 में बेचारे ने 0 मारा है, यहां पे प्लॉट हो रहा है। मैच 3 में इसने 50 एग्जैक्ट मारा है, मैच 4 में इसने अगेन 0 स्कोर किया, वापस यहां प्लॉट हो रहा है बेचारा, एंड मैच 5 में वापस 100 यहां पे। क्लियरली एक लेमैन भी ये देख करके बता देगा कि डेटा दोनों का अलग अलग लेवल पे छितरा हुआ है। छितरा हुआ इंग्लिश में डिस्पर्जन कहते हैं। अगर हम नोटिस करें तो हम नोटिस अगर करें तो आप ये चीज एस्टैब्लिश एकदम कर सकते हैं, एकदम पक्का बोल सकते हैं कि यहां जो हमारा डेटा है ना, उसका छितरापन इतना तक ही सीमित है। ये देखो, इसका स्प्रेड ज्यादा नहीं है। पर अगर हम बी की बात करें तो इसका डेटा काफी दूर तक में छितरा हुआ है। तो क्लियरली बाय लुकिंग एट द बेसिक ऑब्जर्वेशन वी कैन से कि यहां पे है लोअर डिस्पर्जन और यहां पे है हायर डिस्पर्जन। जाहिर सी बात है, जिधर भी डिस्पर्जन ज्यादा आएगा उसका रिस्क ज्यादा होगा। सो आप जो कह रहे थे वो एकदम, आप तो नॉर्मली कहे थे, मैं भी इसको स्टैटिस्टिकली दिखा रहा हूं, ग्राफिकली दिखा रहा हूं कि यस, बी इज रिस्कियर। बी पे पैसे लगाना, बेट करना वुड बी रिस्कियर। ए ज्यादा रिलायबल है, ठीक है, रिलायबल है। लेकिन इस चीज को हम क्वांटिफाई करना चाहेंगे, हम इसे एक नंबर देना चाहेंगे कि भाई कौन रिलायबल है तो कितना डिस्पर्जन है इसका, या फिर में कोई रिलायबल नहीं है, रिस्कियर है तो कितना डिस्पर्जन है उसका। तो हम डिस्पर्जन को मेजर करना चाहते हैं। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन हमारे एवरेज से कितना दूर है, ये अब हम मेजर करना चाहेंगे। सो बेसिकली क्या करना चाह रहे समझिए, हम इन दोनों प्लेयर्स को आंकते हैं बाय लुकिंग एट देयर एवरेज। एवरेज देख के तो दोनों एक ही जैसे बैट्समैन लगते हैं, दोनों की एवरेज 50 है तो हम बोलते हैं दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन जब हम इनके एक्चुअल स्कोर्स देखते हैं तो वो हमें 50 से बहुत इधर उधर नजर आते हैं। तो कितने इधर उधर है हम उसे मेजर करना चाहेंगे। तो आइए मेजर कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है। अगर हम M1 और अपनी एवरेज को कंपेयर करें तो M1 में हमारा स्कोर था 48 जबकि हमारी एवरेज है 50, तो देयर इज अ गैप एंड दैट गैप इज ऑफ -2। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं यहां पे जो इनकी ऑब्जर्वेशन है ना, या डिफरेंस जो है ना फ्रॉम द मीन, वो प्लॉट कर रहा हूं। सो प्लॉट कर रहे हैं तो हमारा जो मीन है उससे हमारा फर्स्ट मैच में स्कोर आया 48 जबकि हमारा मीन था 50, तो हम मीन से नीचे रह गए तो हम -2 पे हैं। सेकेंड वाले में हमारा स्कोर है 52, यहां पे स्कोर है 52 जबकि हमारी मीन है 50, तो जाहिर सी बात है हमारा यहां पे डिफरेंस आ रहा है 2 का। हमारा मीन था 50, हमने स्कोर किया 52, सो वी हैव स्कोर्ड मोर देन द मीन, तो द डिफरेंस इज ऑफ 2। थर्ड वाले पे एग्जैक्ट 50 ही स्कोर हुआ है, सो देयर इज नो डिफरेंस।
फोर्थ वाले पे देयर इज अ डिफरेंस, हमने स्कोर किया 46 जबकि एवरेज है 50, सो द डिफरेंस इज ऑफ -4। एंड देन लास्ट ऑब्जर्वेशन पे हमारा स्कोर है 54 जबकि एवरेज है 50, सो द गैप इज ऑफ 4। सो क्लियरली हमें हमारे मीन से कितनी कितनी दूरी पे हमारा डेटा है ये मिल गया, और उसका अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो आ रहा है क्या, -2, 2, 0, -4 एंड 4। इसे हम एक्स आई माइनस एक्स मीन कह सकते हैं, या फिर ए आई माइनस ए मीन भी कह सकते हैं। चलो ए ही कहते हैं इसको, तो ये हो गया ए आई माइनस ए मीन। तो ये जो डेटा है इसकी वैल्यू हमारे पास यहां पे आ चुकी है -2, 2, 0 एंड -4 एंड 4। यही सेम काम हम करना चाहेंगे फॉर बी आई माइनस बी मीन, यानी जो हमारा बी का इंडिविजुअल वैल्यूज है वो उसके मीन से कितना कितना दूर है हम ये प्लॉट करना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं हम B1 है, B1 पे हमारा रिजल्ट है 100 जबकि हमारी मीन है 50, सो देयर इज अ गैप ऑफ 50 हियर। M2 पे हमारा स्कोर है 0 जबकि हमारी मीन है 50, तो यहां पे गैप है -50 का। थर्ड वाले पे हमारा स्कोर है 50 जबकि हमारी एवरेज भी 50 है, सो देयर इज नो गैप। फोर्थ वाले पे हमारा स्कोर है 0, तो अगेन गैप ऑफ -50। एंड फोर्थ वाले पे, फिफ्थ वाले पे हमारा स्कोर अगेन 100, सो अगेन द गैप इज ऑफ 50। सो क्लियरली यू कैन ऑब्जर्व कि आपका डेटा सेट वर्सेस आपका मीन का वैल्यू क्या है, आप मीन से कितने दूर हो, उसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन। यहां पे देखिए डिस्पर्जन ज्यादा नहीं था और यहां पे डिस्पर्जन ज्यादा था, तो मीन से आप कितने दूर हो वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब एक सिस्टम तो ये कहता है कि यार जो भी आपका ऑब्जर्वेशन का जो भी डिस्पर्जन आया उसका आप टोटल कर लो, टोटल लगा के पता चल जाएगा। पर सच बताऊं तो टोटल काम का नहीं है। आप इसका टोटल लगाइए, इट विल कम टू 0 करके देख लीजिए। अगर आप इसका टोटल लगाते हैं तो वो 0 आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी अगर टोटल लगाते हैं तो वो भी 0 आ जा रहा है, मतलब डिस्पर्जन दोनों का 0 है, ऐसा तो बात नहीं है। डिस्पर्जन तो है, क्लियरली दिख रहा है कि डेटा हमारे मीन से ऊपर नीचे है, पर इसका टोटल लगाने से आपका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यू विल नॉट गेट द एंटायर सॉल्यूशन यार। तो अपने पास दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता यह है कि हम सबसे पहले जो भी हमारा डिस्पर्जन वैल्यू आया ना, इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से क्या होगा ना, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हम -2 को कर देंगे 4, 4 को कर देंगे 2 को कर देंगे 4, 0 को तो 0 ही रहेगा, 4 विल बिकम 16 एंड 4 विल बिकम 16, सो -4 और 4 दोनों ही 16 हो गया। अब देखो वैल्यू ऊपर हो या नीचे हो, प्रेडिक्शन में तो नुकसान ही हो रहा है ना। अरे प्लेयर ज्यादा भी मारे या कम भी मारे जो भी हो, पर डिस्पर्जन तो है ना, डिस्पर्जन ऊपर का हो या नीचे का हो दोनों मेजर करना है। तो ऐसे में हमने क्या किया, हमने जबरदस्ती इन डिफरेंसेस को स्क्वायर किया है। यही सेम काम हम बी के लिए भी करेंगे। जो भी हमारे डिफरेंस आए हुए हैं उनको स्क्वायर कर देते हैं। सो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, 2500, 2500, 0, 2500 एंड 2500। अब इनका टोटल लगाइए। इनका टोटल लगाने पे अच्छा फिगर आ रहा है, जैसे यहां पे फिगर आ रहा है 40 का, और यहां पे फिगर आएगा आपका 5000 और ये 10,000 का। क्लियर? सो नाउ वी डेफिनेटली हैव डिफरेंट वैल्यूज हियर। हमारा समेशन ऑफ ए आई माइनस बी ए आई माइनस बी मीन ए आई माइनस ए मीन स्क्वायर का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 40 एक केस में, और दूसरे वाले में आ रहा है 10,000। क्लियरली अब हमारा समेशन अलग अलग आ रहा है। इसका अब हम एवरेज करना चाहेंगे। सो ये 40 का अगर हम एवरेज करें तो इट विल बिकम 40 डिवाइडेड बाई 5। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ए आई माइनस ए मीन का होल स्क्वायर और फिर उसको कर रहे हैं डिवाइड बाई एन। तो इसकी वैल्यू आ रही है 40/5। सिमिलरली हम बी आई माइनस बी मीन का होल स्क्वायर ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, इसका टोटल भी लगा चुके हैं तो समेशन भी लग गया। समेशन के बाद इसकी वैल्यू आई यहां पे कितनी, 10,000। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं बाई एन विच इज अगेन 5। तो यहां पे रिजल्ट आ रहा है 8, यहां पे रिजल्ट आ रहा है 2000। एक जगह रिजल्ट आ रहा है 8, एक जगह रिजल्ट आ रहा है 2000।
तो हम कर चुके हैं हमारा समेशन ऑफ ए आई माइनस ए मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो अब एवरेज डिस्पर्जन आ गया, बट ये जो डिस्पर्जन आया, इस डिस्पर्जन को हम कहेंगे वेरियंस। क्या कहेंगे? वेरियंस। वेरियंस का अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन भी करें ना, तो वो भी यही डिस्पर्जन की कहानी आपको बताता है। वेरियंस का मतलब यही होता है कि आपका डेटा आपके मीन से कितना वेरी कर रहा है, कितना आगे पीछे है। तो ये आया वेरियंस। बट इस पूरे प्रोसेस में हमने खामखा एक बार स्क्वायर किया था, तो वो स्क्वायर को रिवर्स करना पड़ेगा। बेकार में स्क्वायर किया था, तो अब एक बार अंडर रूट करना होगा। इसीलिए हम फाइनल स्टेप में यहां पे एक अंडर रूट अप्लाई करेंगे, एंड इट विल बी अंडर रूट ऑफ ए आई माइनस ए मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एंड दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ ए, एंड इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। सिमिलरली हम इधर भी करेंगे अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ बी आई माइनस बी मीन होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, एंड इसका रिजल्ट आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2000। ये भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अब आपको इसके पीछे की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। यू मस्ट हैव डेफिनेटली गॉट इट कि अच्छा ये रीजन है इनके फॉर्मूलों का ऐसा दिखने का। आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट ऐसे पेश किए जाते थे हमेशा। अब इन फॉर्मूलों के पीछे का ज्ञान आपको समझ में आ रहा है। हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया बी आई माइनस बी मीन, फिर हमने उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उसका टोटल किया, टोटल करके उसको डिवाइड बाई एन किया, और फिर लास्ट में अंडर रूट किया। तो ये हर एक स्टेप अलग अलग हो रहा है। एक सिंगल फॉर्मूला आपको बताइए, भले ही बताया गया है बचपन से, लेकिन ये एक्चुअल में इसके पीछे का जो कहानी है वो ये है कि आप ले रहे हैं बी आई, उसको अपने मीन से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपका बी आई मीन पे नहीं है। आपका मीन 50 है लेकिन स्कोर अलग अलग आता है। फिर आपने उसका अलग अलग वैल्यूज निकाल के टोटल लगाया, तो वो जीरो आ रहा है, मतलब नहीं है उस बात का। तो आपने उस डिफरेंस का स्क्वायर किया ताकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाए। फिर उसका टोटल किया, टोटल करके उसको एवरेज करने के लिए डिवाइड बाई एन किया, एवरेज आ गया तो उसे हमने वेरिएंस कहा। लेकिन वेरिएंस खामखा स्क्वायर में आया हुआ है, तो हम उसको वापस अंडर रूट करके उसकी जो ओरिजिनल भूमिका है उसमें ले आएंगे, और वो करने के बाद उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ यू नो द रीजनिंग बिहाइंड द फॉर्मूलास। अब आपको इन फॉर्मूलों के पीछे रीजनिंग पता है। बोलो जी, समझ में आया? आपको लिखना कुछ नहीं था, मैं समझाने वाला था, सारा चीज लिखाऊंगा थ्रू अ डिफरेंट एग्जाम्पल। ठीक है, चलो चलो और लिखा पट्टी करेंगे। हाँ, अच्छा मैं रहने देता हूं ना यार लिखा हुआ, मैं अलग से नोट्स लिखवाता हूं आपको। जस्ट अ मिनट। हाँ, आपको लिखने के लिए नहीं बोला था, इसीलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट कर दिया कि ये सिर्फ समझने समझाने के लिए है। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट ही नया से शुरू करते हैं। लिखिए आप 5 नंबर पॉइंट। डिस्पर्जन, जिसमें हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों पढ़ेंगे। डिस्पर्जन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों पढ़ेंगे। लिखिए आप, इन फाइनेंस
dispersion is an indication of risks involved in financial assets like stocks. We can calculate variance या SD to find out which stocks are riskier. To find out which stocks are riskier. एक से ज्यादा फॉर्मूले हैं, उनको हम पहले लिख लेना चाहेंगे. ऑब्वियसली ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बॉक्स में ही डाल लीजिएगा. फॉर्मूला नंबर 1, variance is equal to summation of xi minus x mean whole square divided by n. इसका और एक फॉर्मूला होगा, जब सवाल में प्रोबेबिलिटी दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, summation of pi into xi minus x mean whole square. नंबर 2 है स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ द अबव फॉर्मूलाज. यानी ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है सेम वही फॉर्मूला है, बस उसका अंडर रूट किया गया है. ठीक है, ये वैसे जस्ट जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जितना मैंने समझाया है ना कि वेरिएंस एक्चुअल में होता क्या है या फिर में डिस्पर्जन क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज अगर आप एडिशनली वापस जानना चाहते हो, यूट्यूब पे आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हो. ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिंग अपने जितना समझे, लिखने की दरकार नहीं थी कॉपी में, मैंने नहीं लिखवाया है, जो जो काम की चीजें वो लिखवा रहा हूं. ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल में ये सारी चीजें करेंगे. एग्जाम्पल एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल है, लिखाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पता आप लोग क्या करने वाले हो इसके बाद. प्लीज लिख लो ये बात कि जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं वो हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल डेटा नहीं है. सपोज you are looking to invest in, suppose you are looking to invest in either Reliance or HDFC Bank.
Suppose you are looking to invest in either Reliance or HDFC Bank's stock. You want to take an informed decision if risk minimization is your priority, which stock would you invest in? Use the data sets given below. आप में से कुछ लोग अभी बोल रहे होंगे अब मजा आएगा ना बिड़ू, क्योंकि स्टॉक्स की बातें शुरू हो रही है। स्टॉक की कैसे एनालिसिस करते हैं वो मैं अभी आपको पेपर पेन पे बता रहा हूं। ऑब्वियसली पेपर पेन पे ये काम नहीं होता है, दिस हैपेंस ऑन गूगल शीट्स। तो गूगल शीट पे ये कैसे होता है आगे बताऊंगा कभी, ठीक है। अभी के लिए पेपर पेन पे कैसे एनालिसिस होती है उसका शुरुआत एक दे रहा हूं आपको। तो यहां हमने लिखा है सपोज यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन ईदर रिलायंस। स्टॉक्स का नाम लेने से ना थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट आता है, इसलिए नाम लिया है। रिलायंस या एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स में हम लोग को इन्वेस्ट करना है। मैं डेटा लेकिन हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, यानी ये एक्चुअल डेटा नहीं है। क्योंकि ये एक्चुअल डेटा नहीं है तो फिर ये जो एनालिसिस हम करेंगे ये बेतुका एनालिसिस है। इससे ये पता नहीं चलेगा कि रिलायंस बेटर है कि एचडीएफसी है, क्योंकि डेटा हमने वेरीफाई नहीं किया है, ठीक है ना। तो आओ जी देख लेते हैं। हमारे पास रिलायंस है जिसको हम एक्स कह रहे हैं, एंड हमारे पास एचडीएफसी बैंक है जिसको हम वाई कह रहे हैं। मान लो हमारे पास 5 साल का इनका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पिछले 5 साल का एनालिसिस है। अच्छा, इससे पहले कि हम इसको पढ़ना शुरू भी करते हैं ये भी मैं बता दूं, एक बड़ा डिस्क्लेमर ये है कि ये जितनी भी एनालिसिस हम लोग करते हैं, क्या ये एनालिसिस मैं करता हूं अपनी रियल लाइफ में? मैं करता हूं, एकदम करता हूं, बट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट मैं हमेशा इसको यूज करता हूं, क्योंकि ये जितनी भी एनालिसिस है ये हिस्टोरिकल नेचर की है। यानी आप पिछले 5 साल में क्या हुआ है ये देख रहे हो इन स्टॉक्स में, पर आगे आने वाले 5 साल में तो कुछ और हो सकता है ना। तो हिस्टोरिकल एनालिसिस फ्यूचरिस्टिक नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बट मेरा मानना यह है कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हिस्ट्री नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? करेक्ट। एंड टेक्निकल एनालिसिस में ये बोला भी जाता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है, वापस सेम चीज होती है। तो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हम अपनी लाइफ में जब इतना कुछ करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट जाना, हम किसी रेस्टोरेंट में गए, अच्छा लगा खाना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी गर्लफ्रेंड को लेके जाना है या किसी को भी लेके जाना है स्पेशल को, तो उसी रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल। करेक्ट। सो हम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेते हैं। रियल लाइफ में होता है ऐसा, हम किसी दुकान में जाकर के शॉपिंग करते हैं तो अगली बार मजा आता है ना, तो अगली बार वापस वहीं ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो हम सोचते हैं आगे भी अच्छा रहेगा। तो हम जब लाइफ में हर एक डिसीजन हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड करके ले सकते हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं? तो ऑब्वियसली इट कम्स विद लिमिटेशन। ऐसा एकदम जरूरी नहीं है कि आपने रेस्टोरेंट में लास्ट टाइम खाना खाया, मजा आया, इस बार भी मजा आएगा, जरूरी नहीं है। बट हम डिसीजन तो ले ही सकते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। सो दिस एनालिसिस इज डेफिनेटली हिस्टोरिकल इन नेचर, बट काम का है। तो रिलायंस का मैं यहां पे रिटर्न्स प्लॉट कर रहा हूं। रिलायंस ने हमें ईयर 1 पे 10% रिटर्न दिया, ईयर 2 पे 30% रिटर्न दिया, ईयर 3 में -8% रिटर्न दिया, ईयर 4 में 42% रिटर्न दिया, और ईयर 2 में 22% रिटर्न दिया। एचडीएफसी बैंक ने ईयर 1 में -26% रिटर्न दिया, ईयर 2 में 20% रिटर्न दिया, ईयर 3 में 32% रिटर्न दिया,
ईयर 4 में 0% रिटर्न दिया एंड ईयर 5 में -1% रिटर्न दिया। 1 नहीं 2 ले लेते हैं भैया, ऑड नंबर्स क्यों लाए, 2% रिटर्न दिया। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया ना, या 10 करवा देता हूं। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है फिलहाल रिस्क मिनिमाइजेशन। हमें रिस्क को कम से कम करना है, तो हम इन दोनों स्टॉक्स का रिटर्न और रिस्क सब निकालेंगे, कैलकुलेशन सारा करेंगे, लेकिन रिस्क जिसका कम आएगा हम उसके साथ जाएंगे। तो सारी एनालिसिस कैसे होगी, ताबड़तोड़ करेंगे। आओ जी सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अभी तक पहला ही टॉपिक चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स बेसिक्स। अभी मैंने बाकी टॉपिक्स इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, तो जस्ट इमेजिन कि कितना गजब का वेवलेंथ वाला ये चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो यहां पे मैं डाल रहा हूं योर, प्लीज एक बार कॉपी मत करना मुझे, प्लीज कॉपी मत करना। पता चला मैं तो ठीक कर लिया मिटा उठू करके और आप फंस गए। योर, यहाँ पे मैं रिलायंस के लिए सारी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। सो एक्स की इंफॉर्मेशन है, आई एम टेकिंग एक्स आई, फिर मैं लूंगा एक्स आई माइनस एक्स मीन, फिर मैं लूंगा एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। गुड, फिर मैं ले रहा हूँ एच डी एफ सी बैंक की इंफॉर्मेशन, वाई आई माइनस वाई मीन एंड वाई आई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। चलो कर लो, कॉपी कर लो प्लीज। एक्स मीन कैसे निकालते हैं पता है ना, टोटल करो सबका, टोटल करके डिवाइड बाई 5। सो इट विल बी 10 प्लस 30 माइनस 8 प्लस 42 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 5, 19.2। 19.2, तो ये आएगा -9.2, 10.8 माइनस 27.2, 22.8, 2.8। सो क्या किया हमने, हमारे पास जो भी x की वैल्यू थी उससे हमने अपनी x मीन को माइनस किया है। सो फर्स्ट वाले के केस में इट वाज 10 माइनस 19.2, सो दैट बिकेम -9.2। सेकेंड वाले के केस में 30 माइनस 19.2 केम टू बी 10.8। then -8 minus 19.2 became -27.2, 42 minus 19.2 became 22.8 and 22 minus 19.2 became 2.8। इनका हमको करना है स्क्वायर। सो 9.2 का स्क्वायर किया, आया 84.64। 10.8 का स्क्वायर किया, 116.64। 27.2 का स्क्वायर किया, 739.84। 22.8 का स्क्वायर किया, 519.84। 2.8 का स्क्वायर किया, 7.84। इन सब का हम पहले टोटल कर लेते हैं, टोटल करने के बाद एवरेज वगैरह जो भी करना है सब कर लेंगे। पहले एक बार टोटल लगा रहा हूं मैं। सो वी आर टेकिंग समेशन हियर, 84.64 प्लस 116.64 प्लस 739.84 प्लस 519.84 प्लस 7.84, 1468.8।
1468.8। तो हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन का अंडर रूट। सो उस हिसाब से हमारा वैल्यू आया 1468.8 डिवाइडेड बाई 5। हम इसका जैसे ही अंडर रूट करेंगे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, एंड दैट इज 17.14%। अच्छा, परसेंट क्यों हुआ ये भी मैं बताता हूं। आपका एक्स आई जो है वो परसेंटेज में रिजल्ट है सारे, तो जो आपका डेटा सेट का यूनिट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का भी वही यूनिट होता है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इन परसेंटेज, ठीक है। सिमिलरली वाई भी परसेंटेज में दिया हुआ है सारा रिजल्ट्स, वाई का भी सारा रिजल्ट परसेंटेज में दिया हुआ है। द रिजल्ट्स आर -26, 20, 32, 10, -2। इसका भी अपने मीन निकाल लेते हैं। -26 + 20 + 32 + 10 -2 डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा है ओनली 6.8, ओनली 6.8, ठीक है। तो 26 माइनस में पहले से -6.8, so that will be -32.8. 20 minus 6.8 will be 13.2. 25.2, 3.2 minus 8.8, -8.8। स्क्वायर करते हैं 32.8 का स्क्वायर 1075.84, 13.2 का स्क्वायर 174.24, 25.2 का स्क्वायर 635.04, 3.2 का स्क्वायर 10.24 एंड 8.8 का स्क्वायर 77.44। 1792.8। इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। So based on that it will be under root of 1972.80 divided by 5। तो ये आ रहा है 19.86%, 19.86%। ये है हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा था उसको हमने बढ़िया से एनालाइज किया। एनालिसिस के बाद का ये सब वैल्यूज है एक्स और वाई के डेटा सेट पे, यानी रिलायंस और एचडीएफसी पे हाइपोथेटिकल डेटा लेते हुए। फिर रिपीट कर देता हूं, ये हाइपोथेटिकल डेटा है, कोई इसको एक्चुअल ना माने। डन। कंक्लूजन लिखना चाहेंगे हम। since standard deviation for Reliance is lower than HDFC banks, we shall go ahead with Reliance। हमको कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए? रिलायंस में लगाना चाहिए। काहे को? क्योंकि रिलायंस का स्टैंडर्ड डेविएशन एचडीएफसी के स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है। बढ़िया।
सुंदर सटीक एनालिसिस। मस्त। कॉन्सेप्ट नंबर 1 चल रहा है अभी तक। इसी में हम अपना पहला सवाल अब इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। प्लीज लिखिए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सीधे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम आ गए। दिस इज अबाउट एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मजा आएगा करने में। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। लेट्स सी इफ वी कैन डू दिस। Pioneer Projects Limited is considering accepting one of the two mutually exclusive projects, यानी दो में से कोई एक ही प्रोजेक्ट है जो एक्सेप्ट होने वाला है। M और N for the first year of the cash flow and their probabilities are estimated as follows। यानी दोनों का फर्स्ट ईयर का ही जो कैश फ्लो आने वाला है उसका एक्सपेक्टेशन हमारे सामने रखा हुआ है। फॉर M and N प्रोबेबिलिटीज आर गिवन हियर। तो ये सवाल प्रोबेबिलिटी वाला है, तो यहां जो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ये वाला। ध्यान रखना, ठीक है। सो इट समेशन का गया, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तब आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। हियर वी हैव टू डेटा सेट। एक डेटा सेट है एम आई और एक डेटा है एन आई। सो विल बी यूजिंग दीज इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली। वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के लिए हम लोग यहाँ भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। इस केस में समेशन ऑफ पी आई एम आई एंड पी आई एन आई। एंड इसके अलावा स्टैंडर्ड डिविएशन भी पूछ रहा है फॉर द कैश फ्लोज। मजा आने वाला है। चलो कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ कॉपी में। ओ जगह ही नहीं है यहाँ पे तो। नेक्स्ट पेज। आओ जी। कंप्यूटेशन ऑफ expected cash flows and SD of cash flows। Computation of expected cash flows and standard deviation of cash flows। हमेशा की तरह 2 मिनट रुकिए, मुझे थोड़ा सा टेबल जचाने के लिए टाइम दीजिए। सो वी हैव गॉट इंफॉर्मेशन फॉर प्रोजेक्ट एम, तो वो एक अलग जगह कर लेते हैं काम। एंड वी हैव गॉट प्रोजेक्ट एन। रुक जाओ भाई साहब, हड़बड़ाओ मत, बेकार में आप परेशानी में फंसोगे। फर्स्ट कॉलम वुड बी पी आई यानी प्रोबेबिलिटी। सेकेंड कॉलम वुड बी एम आई यानी कि कैश फ्लो। कैश फ्लो को थाउजेंड्स में नहीं, हाँ, ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी टेकन इन थाउजेंड्स। ऑल द इंफॉर्मेशन इज टेकन इन थाउजेंड्स, ध्यान रखना। सो एम आई नेक्स्ट हो गया एम आई माइनस एम मीन, और फिर एम आई माइनस एम मीन का होल स्क्वायर, देन पी आई इंटू एम आई माइनस एम मीन का होल स्क्वायर। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी एन आई माइनस एन मीन, एन आई माइनस एन मीन का होल स्क्वायर, एन आई माइनस एन मीन। अरे नहीं, इतनी जगह नहीं बच रही। चलो अब बना लो आप। हो गए अपने कॉलम कंप्लीट।
बना लो। प्रोजेक्ट एम और एन के ये कॉलम्स बन रहे हैं। मैं मिटा के वापस ही लिखने वाला हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि गायब हो गया। ठीक है, दो प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट के लिए सेम काम करना है बार बार। सो इंफॉर्मेशन लिखना शुरू करता हूं मैं। 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1, 12, 14, 16, 18, 20। टेक्निकली तो मुझे पी आई और एम आई का एक और कॉलम बना लेना चाहिए था, बट थोड़ा सा चालबाजी की हमने। हम सीधे यहीं पे निकाल रहे हैं एम बार, यानी कि मीन ऑफ एम। उसके लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं समेशन ऑफ पी आई एम आई। तो वो कैसे करेंगे? पी आई एम आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मेमोरी में डालते रहेंगे, लास्ट में एमआरसी प्लेस कर देंगे। तो ये कितना रिजल्ट आ रहा है आइए देख लेते हैं। 0.1 इंटू 12 m+, 0.2 इंटू 14 m+, 0.4 इंटू 16 m+, 0.2 इंटू 18 m+, 0.1 इंटू 20 m+ MRC। रिजल्ट आ रहा है 16। 16 मतलब 16,000। ऑल द इंफॉर्मेशन इज इन थाउजेंड्स। तो एम मीन आ रहा है 16। सो एम आई माइनस एम मीन करेंगे, दिस विल बिकम -4, -2, 0, 2, 4। 12 minus 16 minus 4, 14 minus 16 minus 2, 16 minus 16 0, and so on। लास्ट में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है इसको। So this will become 1.60, this will become 0.80, this will be 0, this will be 0.80, this will be 1.60, 4.80। यह आया समेशन ऑफ पी आई एम आई माइनस एम मीन का होल स्क्वायर। The same task to be done for project N as well. Probabilities as 0.1, 0.25, 0.30, 0.25, 0.10. Values are 8, 12, 16, 20, 24। आपकी इच्छा हो तो आराम से कैलकुलेट करिए। मेरे को पता चल गया है कि इसका भी एवरेज 16 ही आएगा। एवरेज विल बी 16 यहां पे भी। कैसे पता चला सर? एक ट्रिक है, बताऊंगा बाद में, आज नहीं बताऊंगा। थोड़े टाइम के लिए मुझे जादूगर बन के रहना है। ये आ गया समेशन ऑफ पी आई एन आई माइनस एन मीन का होल स्क्वायर। अब सारे आंसर्स एक बार में लिख लेते हैं।
सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हमने ऑलरेडी प्लॉट कर लिया है, फॉर्मूले के साथ लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे भी 16 है और यहाँ पे भी है प्रोबेबिलिटी इनटू n का समेशन, यहाँ पे भी 16,000 आ रहा है। तो इंफॉर्मेशन को अब थाउजेंड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। देन वी कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ पी आई इंटू एम आई माइनस एम मीन होल स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड बाई एन नहीं करना, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे अपने प्रोबेबिलिटी से डील कर रहे हैं। तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 4.80, तो ये आ रहा है 2.1909 थाउजेंड्स में। अगर इसको लिखे हम तो 2191 2191 बोला जा सकता है, ठीक है। 2191 एंड यहां पे आएगा अंडर रूट ऑफ पी आई, सॉरी समेशन ऑफ पी आई एन आई माइनस एन मीन होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20.8। 20.8 का अंडर रूट ये आ रहा है 4.5607, तो ये आ रहा है 4561 डन। दीज आर द रिजल्ट्स। हमें ये चार चीजें पता करनी थी, expected values and standard deviations. Here are the results. 2181 standard deviation for M, and for N it is 4561. Based on this obviously हम ये conclude कर सकते हैं कि project M is lesser riskier than project N, क्योंकि उसका standard deviation of the cash flows कम है। लिख लो आप आराम से। डन क्या? अगर यहां तक लिखना हो गया तो आज की क्लास को करते हैं यहां पे एंड। बहुत सारा डेटा ड्रिवन क्लास था, मुझे मालूम है थकान हुई है थोड़ी बहुत, बट ये सिर्फ एक शुरुआत है दोस्तों। अभी अगली क्लास में बहुत सारा और डेटा आएगा, बहुत कुछ और सीखना है, जो कि इस पूरे चैप्टर को एक बहुत एक्साइटिंग लेवल पे लेके जाएगा। अभी जस्ट एक शुरुआत है। फर्स्ट क्लास इटसेल्फ वाज एन इंडिकेटिव कि जो कुछ भी आप यहाँ सीखने वाले हो पूरा स्टॉक मार्केट में अप्लाई हो सकता है। मैं जानता हूं हमने इसको मैनुअली किया भी, पर इसको गूगल शीट में बाद में करेंगे, चैप्टर फिनिश होने के बाद करेंगे। बट इसके जो एप्लीकेशंस है, कितना कुछ सीखा जा सकता है, उसके ऊपर में हम लोग फॉलो अप करते रहेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, एंड उसके बाद कुछ नई नई चीजें भी और सीखेंगे। अभी के लिए ये फर्स्ट क्लास यहाँ पे एंड होता है। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।